तो आइए इस एक्सप्लेनर में बात करते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे शानदार लेकिन बेहद निर्मम रणनीतिकार की, जिसने भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी सत्ता के उदय की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। ये सिर्फ एक साम्राज्य के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे तेज दिमाग की कहानी है जिसने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर हर चाल चली। चलिए, एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कूटनीति और राज्य चलाने में अंतिम लक्ष्य हमेशा आपके अपनाए गए तरीकों को सही ठहराता है? इस सवाल के साथ ही शुरू होती है एक ऐसे मास्टरमाइंड की रोमांचक कहानी, जिसकी कभी-कभी अनैतिक लगने वाली कूटनीतिक चालों ने एक पूरे साम्राज्य को खड़ा कर दिया। तो आइए सत्ता की असलियत से रूबरू कराने वाली इस ऐतिहासिक थ्रिलर में गोता लगाते हैं। बात है 325 ईसा पूर्व की, जब सिकंदर महान ने भारत से वापसी की। तो अचानक से सत्ता का एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। और यही वो पल था जिसका इंतजार एक बेहद साधारण से दिखने वाले लेकिन नंद राजवंश द्वारा अपमानित एक गरीब जैन विद्वान को था। जी हाँ, चाणक्य। उन्हें अपना प्रतिशोध लेने का एकदम सही अवसर मिल गया था। एक ऐसा प्रतिशोध जो इतिहास की पूरी दिशा बदलने वाला था। लेकिन देखिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए केवल एक तेज दिमाग ही काफी नहीं होता ना, एक चेहरे की भी जरूरत होती है। राजधानी के बाहरी जंगलों में चाणक्य को नंद वंश का ही एक युवा वंशज मिला, जो अपने दोस्तों के साथ राजा राजा का खेल खेल रहा था। इस छिपे हुए उत्तराधिकारी का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य बिना वक्त गवाए उसे तक्षशिला ले गए और वहां व्यापारिक गिल्ड से लोन लेकर लिटरली एक पूरी की पूरी भाड़े की सेना खड़ी कर दी। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। हमें लगता है मास्टरमाइंड्स कभी फेल नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। चाणक्य की पहली ही स्ट्रैटेजी यानी राजधानी पाटलिपुत्र पर सीधा हमला पूरी तरह से फ्लॉप रही। लेकिन असली खूबी उनकी अडेप्टेबिलिटी में थी। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। एक विनाशकारी सीधी घेराबंदी के बजाय उन्होंने पहले बाउंड्रीज को सिक्योर किया, छोटे राजाओं को अपने पक्ष में किया और फिर एक एक करके पूरे नंद साम्राज्य को तोड़ डाला। सत्ता का ये रास्ता इतना सीधा भी नहीं था। इसमें कुछ बहुत ही डार्क और कैलकुलेटेड चालें शामिल थीं। विजय के तुरंत बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण हिमालयाई सहयोगी राजा पर्वतक अचानक जहर से मारा गया। इत्तेफाक? शायद नहीं। इस एक घटना ने ये कन्फर्म कर दिया कि अब सत्ता का कोई बंटवारा नहीं होगा। नया जीता गया पूरा का पूरा सिंहासन सीधे चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में आ गया। अगर हम इस पूरे एक्सपेंशन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये सच में माइंड ब्लोइंग है। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर के जाने से लेकर भाड़े की सेना बनाने और फिर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूसिड युद्ध जीतने तक, ये सब महज कुछ ही दशकों में हुआ। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इस विशाल साम्राज्य का एकीकरण उनकी सफलता के अविश्वसनीय पैमाने को साफ साफ दिखाता है। और इस स्केल को समझने के लिए बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 500 वॉर एलिफेंट्स। ये प्राचीन कूटनीति के विशाल पैमाने को दर्शाता है। ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ शांति बनाए रखने के लिए इन 500 युद्ध हाथियों का ट्रेड किया गया था, जिसके बदले में चंद्रगुप्त को मिला भारतीय उपमहाद्वीप में बचे हुए ग्रीक क्षेत्रों का कंट्रोल और एक परमानेंट पीस ट्रीटी। लेकिन मौर्य प्रशासन केवल युद्ध और कूटनीति तक ही सीमित नहीं था। उनकी नीतियां आश्चर्यजनक रूप से मॉडर्न और प्रोग्रेसिव थीं। एक स्थिर समाज के लिए मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन, विद्रोह रोकने के लिए टैक्स में छूट और सड़कों का विशाल नेटवर्क बनाया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, गर्भवती महिलाओं और विकलांगों के लिए वेलफेयर नीतियां और महिलाओं के लिए तलाक और पुनर्विवाह के कानूनी अधिकार। उस युग के हिसाब से ये बहुत आगे की सोच थी। पर रुकिए, इस पूरी पिक्चर का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी खौफनाक है। जो प्रशासन वेलफेयर की बातें कर रहा था, वो ही पर्दे के पीछे ब्लैकमेलिंग के लिए जासूसों और गणिकाओं का इस्तेमाल कर रहा था। झूठी अफवाहें फैलाना, दुश्मनों के खिलाफ छल कपट और एसेसिनेशन से बचने के लिए हर कुछ दिनों में राजा का बिस्तर तक बदल देना, ये सब उनकी उस निर्मम और प्रैक्टिकल कूटनीति का ही हिस्सा था। इस एक्सट्रीम लेवल की सतर्कता का एक बहुत ही ड्रामेटिक किस्सा है। राजा की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए चाणक्य चुपचाप उनके भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे। अनजान राजा ने एक दिन वो खाना अपनी गर्भवती रानी को खिला दिया, जिससे रानी की मौत हो गई। समय के खिलाफ दौड़ते हुए रानी के गर्भ को चीरकर उस अजन्मे में बच्चे को सर्जरी करके बचा लिया गया। माथे पर जहर की एक बूंद लगने के कारण उस बच्चे का नाम पड़ा बिंदुसार, जिसका अर्थ है एक बूंद की ताकत।
सालों बाद जब चाणक्य प्रधानमंत्री के पद से रिटायर हुए, तब उन्होंने अपनी महान कृति लिखी अर्थशास्त्र। ये बेसिकली राजनीति और इकोनॉमिक्स की एक अल्टीमेट व्यावहारिक मार्गदर्शिका थी। आप इसे महत्वाकांक्षी विश्व विजेताओं के लिए एक मैकियावेलियन गाइड मान सकते हैं, जो अमूर्त या धार्मिक लक्ष्यों के बजाय प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पावर हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। चाणक्य की कोर फिलॉसफी बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रूटल थी। उनका साफ मानना था कि एक मजबूत शासक के बिना समाज में अराजकता फैल जाएगी और बलवान हमेशा निर्बल को निगल जाएगा। ये विचार लॉजिकली उनके उन कठोर और कई बार निर्मम लगने वाले तरीकों को सही ठहराता है। उनके लिए ये तरीके अंतिम शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बस जरूरी टूल्स थे। आज के आधुनिक इतिहासकार इस ग्रंथ का एक बेहद दिलचस्प पहलू सामने लाते हैं। माना जाता है कि चाणक्य के मूल अर्थशास्त्र में किसी भी तरह की धार्मिक नैतिकता का अभाव था। वो राजाओं को लिटरली ये सलाह देते थे कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का इस्तेमाल करो और धोखाधड़ी वाले ज्योतिष को पूरी तरह नजरअंदाज कर दो। उनका नजरिया पूरी तरह से प्रैक्टिकल और फायदे पर टिका था। और इसी प्रैक्टिकल सोच से निकला उनका सबसे दूरदर्शी विचार, मंडल सिद्धांत। जियोपॉलिटिक्स का ये मॉडल प्रतिस्पर्धी राज्यों को पूरी तरह से भावना रहित तरीके से देखता है। ये बहुत क्लियरली सिखाता है कि पड़ोसी राज्य आपका स्वाभाविक दुश्मन है और दूर के राज्य आपके स्वाभाविक सहयोगी। ये कूटनीतिक रूपरेखा अपने समय से इतनी आगे थी कि आज भी दुनिया भर के आधुनिक नीति और व्यापार स्कूलों में इसे एक्टिवली पढ़ाया जाता है। तो इन सब के बाद ये विश्लेषण हमें इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बहस पर लाकर खड़ा करता है। क्या चाणक्य सच में एक पूरी तरह से अनैतिक षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने सत्ता के लिए हर सीमा पार की, या फिर वे एक नैतिक यथार्थवादी थे, जिन्होंने अराजकता को खत्म कर एक विशाल क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित की? एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसकी जटिलता आज के किसी भी पॉलिटिकल थ्रिलर को पीछे छोड़ दे, हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है, क्या एक बड़े साम्राज्य और स्थायी शांति की कीमत हमेशा नैतिकता की बलि चढ़ाकर ही चुकानी पड़ती है?